नर्मदा का पानी डैम के अंदर पानी उसका डाल दो, फिर तो हरियाणा पंजाब वाली जमीन में और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ये तो कच्छ कश्मीर बन जाएगा। नर्मदा का पानी आ जाए तो कच्छ कश्मीर, आधा कश्मीर तो बन चुका है, फिर पूरा कश्मीर बन जाएगा। यहाँ का चाहे लोकल आदमी हो चाहे हरियाणा पंजाब वाले हो, यहाँ सबने एक ही चीज की धारणा है कि गुजरात सरकार जो एमएसपी खरीदती है, कोशिश हम एमएसपी करते हैं, किसान को भी फायदा मिलेगा। दूसरा ये कच्छ का जो बाहर रहता है सब लोग स्थान के जो बाहर गया है उसको भी इधर रेल का भी सगवड़ बन जाएगा और अपना जो माल का ट्रांसपोर्टिंग करने का होगा वो भी थोड़ा सस्ता पड़ता है। इससे फायदा होगा, रेल चालू हो जाएगा तो फायदा होगा। और आज दिन तक भी हम सरकार के उस आश्वासन पे और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे आज तक हमारा जो केस चालू है, अभी हम तो ये अपेक्षा करते हैं हर जनमानस से कि हमारे पक्ष में ये डिसीजन आए ताकि हमारे नस्ल और फसल हम दोनों बचा सके। तो नैनो यूरिया जो सरकार ने ये ऑप्शन दिया है ताकि आप इस पे आदत पड़ जाए, और जो यूरिया का हम बाहर से देशों से मंगाने पे कि दूसरा देश अगर हमको ना दे तो उसके लिए ऑप्शन क्या, विकल्प तो होना चाहिए ना कोई कि आपको अगर ये वहम है कि ड्रिप से एक टपके से खेती नहीं हो सकती, अगर जो भी सुन रहा है हमको वो कृपया करके आप विजिट करिए, सब चीज आपको ड्रिप पे अवेलेबल करवाएंगे, दिखाएंगे आपको। आप किसी की कही सुनाई बातों पे विश्वास में आप एक बार विजिट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट की शूटिंग के लिए हम आ पहुंचे भारत के सबसे वेस्टर्न टिप यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट के सबसे लास्ट तालुका अबडासा के एक छोटे से गांव कोठाड़ा में। अब इसकी थोड़ी बैक हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ कोठाड़ा विलेज के बारे में कि 1965 में जो गुजरात के सीएम रहे थे स्वर्गीय श्री बलवंत राय मेहता जी, उनका प्लेन यहाँ पे अबडासा में पाकिस्तानी सेना ने क्रैश कर दिया था। उस समय अबडासा इसी बहुत बड़े रीज़न की वजह से हाईलाइट में आया था। उस समय की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया था कि अबडासा क्षेत्र में अपनी सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई जाए। तब उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया था। उन्होंने 1966 में सिख कम्युनिटी को अबडासा में रीलोकेट किया कि यहाँ पर दो रीज़न से उन्हें रीलोकेट किया गया कि पहला रीज़न ये था कि यहाँ पर एक तो इस क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी और दूसरा कि यहाँ की कच्छ क्षेत्र की अबडासा कोठाड़ा विलेज की जो बंजर ज़मीन है उसको सिख कम्युनिटी अपनी मेहनत से उपजाऊ बना सकती है, उनका ये विश्वास था। और 1966 में उन्होंने सिख कम्युनिटी को यहाँ पर ज़मीनें दी, उनको कहा कि भाई आप लोग यहाँ रीलोकेट होइए और यहाँ पर इस क्षेत्र की भी सुरक्षा कीजिए, साथ ही साथ यहाँ की बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाए। अबडासा क्षेत्र के आसपास के गांव मिलाकर यहाँ की ज़मीन को इतना उपजाऊ बना दिया गया है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली 2024 में 100+ करोड़ गेहूं का उत्पादन किया गया है यहाँ के किसानों ने। और आज हम यहाँ आए हैं यहाँ के किसानों से बातचीत करने, यहाँ की एक कृषि हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, फार्मिंग हिस्ट्री, उसके बारे में जानने, उनसे बहुत सारी बातें करने। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के जाट समाज विकास परिषद ट्रस्ट के प्रमुख श्री बादल सिंह जी से। यहाँ पर हमारे साथ श्री सतपाल गिरी जी भी हैं, जसमेर सिंह जी भी हैं, हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई भावा जी पटेल जी भी हैं, हमारे साथ सुखविंदर जी चौधरी भी हैं और हमारे साथ में गुरप्रीत सिंह जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बादल सिंह जी मुझे मैंने अभी जो थोड़ा बहुत इतिहास बताया कोठाड़ा के बारे में, 1966 में यहाँ पर जब सिख समुदाय के लोग आए, यहाँ पर बसे, उस समय की जीवन शैली किस तरह से थी, कैसे उस समय की शुरुआत हुई, किस तरह की चीज़ें आप लोग जब यहाँ पर आए आप लोगों ने फेस करी, क्या क्या? हम 2000 के बाद आए मैडम। अच्छा। हमारे से बच्चों के जन्म भी वहीं के हैं। अच्छा। 2000 से पहले से। अच्छा। जो पुराने हैं ना वो सब से, जो अगर आप इतिहास की बात करो तो गुरप्रीत सिंह जी ज़्यादा बता सकते हैं, जो क्योंकि इनका जन्म इधर का ही है। अच्छा। इनका जन्म यहीं का है।
उसके बारे में। जैसे हम 2000 में आए ना, हमने तो कुछ सुविधाएं मिली इधर। अच्छा। पहले वालों की तो बहुत तकलीफें बताते हैं, सुनी है। हाँ। बहुत तकलीफ में बताते हैं कि सतपाल जी बता सकते हैं। हाँ। ये बता सकते हैं। तो थोड़ा मुझे उस समय की अगर आप आप थोड़ा अगर आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं उस समय के इतिहास के बारे में थोड़ा। सबसे पहले तो आप चैनल वाले यहाँ इतनी दूर चल के आए, आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देखो जैसे ही स्टार्टिंग में, मेरे से पहले मैं तो यहाँ पे 90 में आया हूँ। अच्छा। तो हमारे से पहले भी गुरप्रीत भाई ने ये सब पहले आए थे, लेकिन जब हम आए जब भी इतना विकास नहीं था। अच्छा। क्योंकि यहाँ एक तो बारिश कम होती थी उस टाइम में भी। अभी तो कुदरत का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, लगातार बारिश पे बारिश होती है। उस टाइम में बारिश वास्तव में भी हमने भी 2-3 अकाल देखे हैं। अच्छा। लगातार 3 अकाल भी हमने देखे हैं। अच्छा। बहुत कठिन परिस्थिति थी उस टाइम, लेकिन हमने वो बोलते हैं ना, किसान का जीवन बना ही संघर्षों के लिए है। तो हमने संघर्ष करते रहे और सबसे बड़ी जो जमीन की जो ये धरती माँ होते हैं ना, जिसको माँ की उपाधि देते, इसका और हमारा एक ऐसा लगाव है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमने इसके ऊपर विश्वास था और इसने भी हमारे को अच्छी तरह से माता जी ने संभाला और धीरे करके हमें हरियाणा से पंजाब से ट्रैक्टर लेके आए, लेवल ज़मीनों को किया, फिर इलेक्ट्रिक मोटरें लगाई। उस टाइम देखो ये आप पूरे एरिया में घूम रहे हैं ना, उस टाइम एक ही फीडर होता था। अच्छा। हाँ, और उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। अभी गुजरात में 251 तालुका है। 251 तालुका में से एक ये जो अबड़ासा तालुका है ना, इसका सब डिवीजन कोठारा, ये PGVCL बोलते हैं, उस टाइम की GEB गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो बिजली बोर्ड था। तो आज की तारीख में गुजरात में सबसे ज्यादा कनेक्शन GEB के यहाँ पे है, बिजली के कनेक्शन है। और सबसे ज्यादा उर्वरक की खर्च पूरे गुजरात में यहाँ है। सबसे ज्यादा कॉटन उत्पादन यहाँ होता है और सबसे ज्यादा वीट जो गेहूं है वो भी यहाँ अच्छा होता है। और उसमें जो कॉटन की जो क्वालिटी है ना, उसका रेशा है ना, ये बहुत बढ़िया रेशा है, इसका एक्सपोर्ट होते हैं। अभी तो यहाँ केसर आम लग गए हैं, चीकू हैं, ईख अपने जो सीढ़ी बोलते हैं गुजरात में, ईख में। मतलब पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति अगर आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तकलीफें थी उस टाइम। अच्छा। और सरकार ने भी बराबर योगदान दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। अच्छा। हम नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। उस टाइम बहुत सहारा दिया और लोकल लोगों ने, खासकर पटेल कम्युनिटी ने। मतलब एक ये भी देखो, एक इसका भी इतिहास पंजाब से रहा है, आज से 550 साल पहले का। अच्छा। ये भी पंजाब से आए हुए हैं। अच्छा। और जो रीति रिवाज, रहन सहन, जो किसान है ओरिजिनल किसान, वो इसमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। फर्क हुआ तो क्षेत्र का हो गया या भाषा का। धीरे धीरे क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तन आते रहे, लेकिन इन लोगों ने भी हमारे तन मन धन से बहुत साथ दिया और इनकी बदौलत ही हम यहाँ आज तक टिके पाए और विकास कर पाए हैं। इन लोगों का बहुत बड़े, हम देखो ये मुंह की प्रशंसा होती है, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। किसान की हित की बातें करते हैं, किसान को टिकाया रहा है, तन मन धन से हेल्प किया है। और उस टाइम जो साधन होते थे, या तो हमारे हरियाणा पंजाब वाले के पास होते थे या पटेलों के पास होते थे। यहाँ एक बानोसाली कम्युनिटी है, वो भी ऐसे, आजकल तो वो बिजनेस में बहुत चली गई है। बॉम्बे वगैरह, वापी, वलसाड़, गुजरात में पलायन कर गई है। अभी वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ रीसेट होना चाहते हैं। अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और हमारा जो संघर्ष है बहुत दुखी, समझो इतना इतिहास कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस टाइम को देख के आज ऐसा लगता है कि सही में अगर हम उस टाइम डोल जाते तो आज तक ये परिस्थिति नहीं होती। और एक रोचक इतिहास है इसका, जो 65 में, ये पुरुषोत्तम भाई भी अच्छी तरह से उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज यहाँ ये बैठे हैं, वो जमीन भी पंजाबियों की जमीन थी। ये पूरा कनकपुर गांव है ना, जो ये पूरा पंजाबियों का था। लेकिन उस टाइम में वो मतलब हाथ से, जैसे अपने कसी फावड़ा वगैरह चला के उन्होंने कुएं खोदे, वहाँ पानी नहीं हुआ। मतलब लास्ट में मतलब उन लोगों ने अपने तन मन धन यहाँ पूरा खर्च कर दिया और ऐसी परिस्थिति आ गई, उन लोगों के पास वापस पंजाब जाने के लिए किराया भी नहीं बचा था। यहाँ तक ऐसी भयंकर परिस्थितियाँ थी और उनको छोड़ के जाना पड़ा। आज वही जमीन डैमों के किनारे है, उपजाऊ होगी, लेकिन उस टाइम में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते मैडम जो उसने कष्ट झेलाएंगे। अच्छा पुरुषोत्तम जी, अभी जैसे भुज नलिया की पहले के समय में रेल रूट जो होता था, शुरुआत हुई थी उस समय, ठीक है। मीटर गेज, मुझे जहाँ तक याद है मीटर गेज चालू चलती थी,
फिर अर्थक्वेक के बाद में वो मीटर गेज बंद कर दी गई, वो पूरा रेल यात्रा ठप हो गया आपका। मतलब 30 साल तक यहाँ से रेल की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। मतलब जनजीवन जो हम सोचते हैं आज एक शहर में अगर रहते हैं तो बेसिक जो कनेक्टिविटी होती है जैसे जिसमें रेल यातायात सबसे कॉमन, आप के ऊपर मैं जानना चाहूँगी मतलब वो दौर जब 30 साल तक आप बिल्कुल ही रेल यातायात से वंचित रहे और अब जब वापस से इस पे सरकार ने चालू करेंगे तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर किसानों को? किसान को भी फायदा मिलेगा। दूसरा ये कच्छ का जो बाहर रहता है सब लोग स्थान का जो बाहर गया है उसको भी इधर रेल का भी सगुर बन जाएगा और अपना जो माल का ट्रांसपोर्टिंग करने का होगा वो भी थोड़ा सस्ता पड़ता है। इससे फायदा होगा, रेल चालू हो जाएगा तो फायदा होगा। अभी काम फुल जोश से चालू है 4 महीने से। अच्छा। अब ये आशा है कि 1-2 महीने में चालू हो जाएगा ऐसा लगता है। एक ट्रायल हो गया है। ये भी है और ये सांगी का जो इधर फैक्ट्री चालू है, इधर रोड का भारे वाहन चलता है जो ट्रक वाला ओवरलोड में चलाता है और रास्ते का भी पूरा खत्म कर देता है, वो भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा रास्ते का भी। नहीं हमारा 50 विस्तार है जो रास्ते में खड़ा पड़ जाता है, कोई सरकार 2 साल 4 साल तक भी काम भी नहीं करता। फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, सारी फैसिलिटी यहाँ पे ये एक हमारे को मैडम जी एक उपेक्षा थी। वो एक कहावत है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। ये जो आज चीजें हो रही है ना, ये हमारे पहले से ही नजर में थी, ये होगा क्योंकि विकास आप ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। पढ़ी लिखी पब्लिक होगी, अब बच्चे पढ़ लिख गए तो उसको हर फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो ही वो रह सकता है, वरना कोई विदेश जाएगा, कोई पलायन करेगा। स्थायी समस्या का हल नहीं है ना। लोकल रोजगार जब तक नहीं होगा तब तक पलायन नहीं रुक सकता। नहीं हमारा लोग भी पहले बुजुर्ग लोग जापान उधर जाता था, क्यों इधर बारिश नहीं गिरता था, कुएं में पानी नहीं था। हमारे पिताजी ने सभी बाहर जापान भी गया है विदेश में, 2-2 साल तक उधर ही रहता था। अभी जब खेती का विकास हो गया है तो अच्छा है, गवर्नमेंट भी सहयोग दिया है सबको। पर लेकिन एक हमको गवर्नमेंट को भी वो भी करता है कि हमारा विस्तार में 500-600 फुट पानी है, वो बिजली का मीटर का जो है ना वो खर्चा बहुत है। जो मीटर हटा दे, मीटर को नाबूद कर दे तो भी हमको थोड़ा फायदा हो जाए। अबड़ा से किसान लोग भले पूरा गुजरात का भी पानी की बात चली तो जैसे अभी नर्मदा कैनाल की भी प्लानिंग चल रही है, उस पे भी मतलब विचार में विमर्श चल रहा है। मांडवी तक तो मैंने सुना है आ गया है। हाँ, यहाँ पर अभी उस पे चल ही रहा है कि भाई हाँ विचार विमर्श की यहाँ तक भी उसको खींच सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना वो 2 साल बोलते हैं, लेकिन हम 4 ही मान के चल रहे हैं। नहीं ये सरकार मोदी सरकार करेगा, वो कितना इम्पैक्ट रहेगा फार्मिंग डेवलपर जब नर्मदा कैनाल, क्योंकि हमें पता ही है आपसे अभी जैसे मैंने सुना ही है कि बारिश की वजह से पानी की किल्लत और इन सब दिक्कतों से जब वो नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा, किसान उसका कितना लाभ उठा पाएंगे? इसको 100% लाभ होगा। इतना जो डैम है वो सभी किसान लोग को, एक डैम को सरकार भर दे और ड्रिप से सभी को पानी दे, ड्रिप इरिगेशन का थोड़ा सब्सिडी थोड़ा बढ़ा के वो सभी किसान को उसमें जोड़ दे तो बहुत फर्क पड़ जाए। तो हमको ये बिजली का जो बोर का जो सभी खर्चा वो भी बच जाए, जो नर्मदा का पानी आ जाए। हम तो ऐसा बोलते हैं वैली तक के नर्मदा पूरा डैम जितना है आजू बाजू में पूरा भरे और नर्मदा आ जाए। कच्छ के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ डैम है कनकावती डैम, नर्मदा का पानी अभी ये आया वीड तक, उधर अपना उसमें मांडवी तालुके के लास्ट तक, मोड़कुपा तक सुन। अभी उसकी स्कीम है लेने की यहाँ डैम तक, पहले कि डैम के अंदर पानी उसका डाल दो और फिर डैम में से सप्लाई दे दो किसानों को और ड्रिप इरिगेशन की दो। अच्छा, तो सबको कम पानी में ज्यादा विजय हो जाएगी और पानी खुला मिल जाएगा। ये स्कीम है जो हम सुन रहे हैं। कागज तो नहीं पड़े अभी तक, पेपर में आती है वो देख लेते हैं, आपस में बात करते हैं। ये आश्वासन है। अच्छा। अगर ये भी हो गया ना फिर तो हरियाणा पंजाब वाली जमीन में और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। कच्छ कश्मीर बन जाएगा। आधा कश्मीर तो बन चुका है, फिर पूरा कश्मीर बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बढ़िया है। चलिए बादल जी, अब पानी की मैडम एक चीज में एक बात रहेगी, कई क्षेत्रों में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि 500 फुट से ज्यादा नीचे जाएंगे तो काली मिट्टी चालू हो जाएगी। तो काली मिट्टी में पानी नहीं बनता कभी भी, और ज्यादा नीचे जाएंगे तो खारा हो जाता है। तो ये जो जमीन का कार्बन है ना वो भी इसके लिए नुकसानदायक है। मतलब अभी हमारी मोटर 450 पे चल रही है। अभी समझो 2 साल में अगर बारिश ना आए 2 साल तो इसका हालात एकदम से विचलित हो जाएंगे। किसान उसको झेल नहीं सकता अब की परिस्थिति में, क्योंकि ये बोरों के पानी लग लग के जमीन ऐसी बन गई है ना, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसमें फसल नहीं होता। अगर बारिश होने से जो जमीन का खारास है वो बारिश में धुल जाता है, जमीन प्योर हो जाती है। तो तब जाके इसमें फसल बनती है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बहुत चांस कम है। इसलिए डैम का पानी निहायत जरूरी है। सरकार को उस पर
सरकार का हमने जो जनप्रतिनिधि से बात से किया है वो भी इस चीज का आश्वासन देते हैं कि आप जमीन बेच के मत जाइए, आप किसान हो यहाँ रुकिए, 2 साल आप इंतजार करिए, आपके हर खेत को पानी दिया जाएगा और वो भी ड्रिप इरिगेशन से। इसमें हम एग्री करते हैं क्योंकि खुला पानी से जमीनें खराब होती है, ड्रिप इरिगेशन से पानी देना चाहिए। ये मेरी अपील रहेगी सरकार को। अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में बताया गया था कि अब्डासा के ये जो बेल्ट है पूरा जी, जिसमें कोठारा और आसपास के हाँ, जी, विलेजेस जी। आते हैं, उसमें करीब 100 करोड़ प्लस गेहूं का उत्पादन हुआ है इस साल, जी जी, है ना। और पंजाब की करीब 50 क्रशर मशीनें भी शायद यहाँ पर हाँ, लगाई गई हैं। ज़्यादा ही आई होगी। ज़्यादा 50, वही मैं 50 प्लस फिगर बोल रही हूँ कि यहाँ आई, उस पे क्रशर मशीन से गेहूं का वो ये सारी प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग हुई, ठीक है। मार्केट में ये गेहूं भी पहुँचा और मार्केट में शायद अभी 25 से 28 रुपए पर केजी के हिसाब से प्राइसिंग रही है इसकी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ के लोकल मार्केट और जो बाहर के मार्केट है वहाँ तक अपने उत्पादन को, अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना, जब आप पहुँचाते हैं किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं कि भाई आपका किसान कम्युनिटी को भी नुकसान नहीं पहुँचे, हमारा जो उपज है उसका क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उस क्वालिटी में हम कोई वो नहीं करें, क्योंकि यहाँ के गेहूं की क्वालिटी मतलब आप माने बिल्कुल सोने जैसी खरी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी। देखिए गांव में अभी अभी गेहूं की उपज के साथ कितना टाइम हुआ है अंकल इसको? गेहूं इसको 3.5 महीना हो गया। अच्छा, 3.5 महीने में कट के ये इधर आ गया, इधर आ गया और अभी सफाई चालू है। अच्छा, ये सफाई का काम सफाई है भाई, कोई खाए तो खाना उसके लिए लाभदायक हो, ये देखिए नुकसान नहीं होए। मतलब ये मतलब मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ गांव की जमीन पे खेती हुए गेहूं का। मतलब ये गेहूं का बहुत ही, हम शहर के लोगों के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। मैं आपको सच बता रही हूँ, वाकई में एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। गांव में गांव की जमीन पे खड़े होकर गांव की उपज को हाथ में लेना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। घर में मतलब हम आराम से बैठ के रोटी खा लेते हैं, लेकिन वो रोटी कैसे बनती है, कैसे उसकी कितनी मेहनत लगती है, कितना पानी देना पड़ता है, कितनी मतलब उसके पीछे की सारी मेहनत। हाँ जी, इसमें 7-8 पानी लगते हैं जी। मेहनत करता हूँ, ये बादल भाई प्रधान जी है, ये सभी हैं। मेरे 60 एकड़ है मेरी, कोई मेरे पास नौकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये खुद सारा काम मैं खुद करते हैं। 1 मैन आर्मी बोलते हैं, जैसे ये 1 मैन आर्मी है, ये एक्चुअली में 1 मैन आर्मी है। पूरा ड्रिप इरिगेशन में करते हैं जी। मतलब पूरा ड्रिप इरिगेशन से होता है ये सारी चीजें। 60 एकड़ की जमीन में जसमेर सिंह जी पूरा इसको मैनेज करते हैं। कच्छ जैसी बंजर भूमि को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इतना उपजाऊ बनाया है कि आप और मैं घर बैठे तो इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। इतनी खेती, चाहे गेहूं हो, अनाज हो, फल हो या कपास हो, जो बोलो आप, उसकी खेती यहाँ पर किसानों ने अपनी पूरी मेहनत देकर इस बंजर जैसी जमीन को भी इतना उपजाऊ बनाया, उसमें से सोना निकाला है। तो किन किन बातों का आप अपने देखो मैडम जी, इसमें ऐसा है कि जो हम जैसे भुज जाके मंडी में जे थे, वहाँ हमारे को भाव नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक तो ट्रांसफर नहीं लग जाता है, दूसरा व्यापारियों के अधीन हो जाते हैं, वहाँ दे के आना पड़ता है सस्ता। पहले यहाँ का चाहे लोकल आदमी हो, चाहे हरियाणा पंजाब वाले हो, यहाँ सबने एक ही चीज़ की धारणा है कि गुजरात सरकार जो MSP खरीदती है, कोशिश हम MSP करते हैं। जो आज से 4 महीने के बाद बाजरी आएगी, उसकी एप्लीकेशन आज से सरकार ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, आज ही कर लिया है, एप्लीकेशन हो गई है। सरकार के पास पूरा डाटा चला जाता है, मेरे को कितना बाजरी खरीदना है। सरकार का अच्छा योगदान है। बाकी जो MSP अगर नहीं मिलता जहाँ पे जो भी चीजों का, उसका भाव हमको यहाँ नहीं मिल पाता, भुज भी नहीं मिलता है। नहीं देते हो व्यापारी लोग, उसका भाव नहीं देते हैं। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। अभी जैसे आप सरसों है, अभी सरसों जिस आदमी की जमीन नाम पे नहीं है तो जाहिर सी बात है वो MSP में नहीं भरा सकता, एप्लीकेशन नहीं कर सकता। अगर वो गेहूँ अभी 1800 रुपये प्रति मन खरीद रहे हैं प्राइवेट, जो सरसों गेहूँ नहीं सॉरी सरसों अभी 1800, और सरकार का रेट है 2240 रुपया। अभी 40 किलो की बात कर रहा हूँ। 1800 रुपया सरसों का भाव प्राइवेट में मिल रहा है और सरकार खरीदेगी 2240 रुपये में, सीधा 440 रुपया एक मन पे, यानी क्विंटल पे लगाओ 1000 रुपये के करीब किसान को नुकसान हो रहा है। तो वो लॉस तो किसान को है ही। तो इसकी भरपाई अगर सरकार
ऐसा कोई ऑप्शन निकाल दे भाई, जो जमीन ठेके पे भी बोते हैं वो भी एमएसपी में भरा सकते हैं, या तो जैसे हरियाणा में मेरी फसल मेरी ब्यौरा, ऐसा सरकार को पोर्टल चालू कर दे तो वे मतलब उस पर एप्लीकेशन कर सकता है ना। हरियाणा में ठेके पे जो जमीन लेता है उसको भी एमएसपी मिलती है। अच्छा। यहाँ वो अवेलेबल नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ जो नाम जो खेड़ू है, किसान है, वही एमएसपी ले सकता है, ये ठेके वाले को लेनी है। और यहाँ जो हरियाणा पंजाब की पब्लिक ज़्यादातर ठेके पे ही निर्भर है। अच्छा। हाँ, वो हर आदमी, हाँ वो भाड़े पे पट्टे पे बोलते हैं ना, 12 महीने के लिए लीज पे जो ज़मीन लेते हैं वो हिसाब से। जो एक्सपोर्ट जो खुलता है, निर्यात जो खुलता है ना जिस टाइम, तो उस टाइम व्यापारियों में भागदड़ मच जाएगी। उस टाइम भाव मिलेगा कैसा। लेकिन अभी 2-3 साल से क्या हुआ है, कुछ पे व्यापारियों ने, जैसे हम सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं, बाहर के मतलब गल्फ के कंट्रियों में जो अपना गेहूं जाता है, तो हाँ नहीं अभी तो बंद है। 2-3 साल पहले उन्होंने गड़बड़ किया था। अभी जब किसान का इसमें कोई दोष नहीं है, किसान तो माल देख, ये देखो अभी ढगला पड़ा, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, ज्यादा वजन के चक्कर में, और ये 2-3 साल पहले शिकायत बोलते थे, आइए पत्थर वगैरह बजरी वगैरह मिला के और दे दियो, वहां जाके रिजेक्ट हो गया। तो उसका असर व्यापारी तो ठीक है, पैसा कमा गया, उसका रुका ना रुका दूसरा, किसान को तो उससे नुकसान भोगना पड़ता है ना। नाम खराब किसका होगा, किसान का होगा। अभी सऊदी अरब में कोई जिक्र करेगा गुजरात के किसान का गेहूं सही नहीं है। एक्चुअली में गेहूं तो किसान ने तो सही दिया है। अब व्यापारी के लिए जो लेबर है वो जो मिडिलमैन जो डुप्लीकेट व्यापारी हैं वो इसका लाभ उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादातर गेहूं, कपास, अरिंडा, इसकी खेती की जाती है ना, बाजरी, सरसों, इन सब की खेती की जाती है। तो अभी भी आप लोग वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कुछ एक नया यूज़ निकाला है आप लोगों ने? नई पीढ़ी जो यहाँ अभी नई किसानों की पीढ़ी जैसे नए किसान जो जुड़ रहे हैं खेती में, तो उन्होंने कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है खेती को और बढ़ाने में, उत्पादन को और बढ़ाने में? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी का कितना यूज़? देखो मैडम, ये भी एक बिल्कुल सच्चाई है। 2005 में सरकार ने एक किसानों के लिए एक ऐसा आयोजन किया कि जो एग्रीकल्चर की जो बिजली है खेती की और जो रूरल की गाँव की, उसको डिवाइड किया उन्होंने। उसके सरकारों को हजारों करोड़ रुपए उस में शायद खर्च हुए होंगे, मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इस सबसे बड़ा आयोजन है, उसमें किसानों को ये फायदा हुआ कि किसानों को एक चीज की गारंटी हो गई कि आपको 8 घंटे लाइट मिलेगा, 1 मिनट कम नहीं, ज्यादा नहीं। एक तो ये सबसे बढ़िया हुआ। दूसरी बात, सरकार ने एक आयोजन और किया कि जो आदमी ड्रिप इरिगेशन से खेती करेगा उसको एक्स्ट्रा 5 HP तक मोटर चलाने की छूट है। अच्छा। यानी जैसे अभी मेरा नाम सतपाल गिरी है, तो मेरे नाम से एक कनेक्शन है, तो मैं एक ही मोटर चला सकता हूँ। सरकार ने इसके लिए भी आयोजन किया कि आप ड्रिप इरिगेशन अगर करते हैं, सरकार आपको एरिया के हिसाब से सब्सिडी भी देगी, 50%, 60%, कहीं 75% तक भी। उसमें जो लोकल GIDC ये भी आई है, GMDC वगैरह भी उन्होंने योगदान दिया, और सरकार ने भी योगदान दिया कि आप 5 HP तक की मोटर आप ड्रिप में भी अलग से लगा सकते हैं। अच्छा। और आजकल ये जितने भी हम बैठे हैं किसान, ये इसमें से कोई 1-2 होगा जो ड्रिप इरिगेशन में नहीं करता। अच्छा। अब मेरे पास 40 एकड़ जमीन है, हम 3 भाई हैं, तो 100% ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं हम। ये अपने पटेल भाई, इनके पास भी पूरा ड्रिप इरिगेशन, मतलब वही, हाँ, ट्रेडिशनल के साथ साथ थोड़ा नहीं, टेक्नोलॉजी का भरपूर वो इस्तेमाल, बिल्कुल पूरा इस्तेमाल है। क्योंकि हम तो यहाँ तक कहते हैं मैडम, हम हरियाणा पंजाब में जाते हैं ना, किसानों को बोलते हैं अभी आपको फोटो लेना तो फोटो भी ले सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर अपना कनकपुर गांव है, उसके पास में ही एक अपने पटेल भाई ने गेहूं बोया हुआ था, और ड्रिप इरिगेशन से बहुत अच्छी क्वालिटी बनी, और हाइट भी बहुत हुई, और उत्पादन भी बहुत बढ़िया मिला। चलिए गुरप्रीत जी, आप एक युवा किसान है ना, तो युवा किसान, आज की नई जनरेशन, जो किसान की जो नई पीढ़ी है, वो फार्मिंग में पहले तो कितना इंटरेस्ट ले रही है, आप मुझे बताएं। साथ साथ दूसरा सवाल कि क्या क्या नए इनोवेशंस आप लेकर आ रहे हैं फार्मिंग के अंदर? जी, युवा पीढ़ी यहाँ जो अबड़ासा में, हाँ, हरियाणा और पंजाब के जो हैं, हाँ, वो लगभग 90% खेती में जुड़े हुए हैं, खेती से। अच्छा। और
मतलब सब अच्छे से अपने खेती करते हैं। अच्छा। सभी रह के खेत में। हाँ। और अभी हमने स्टार्ट माननीय आचार्य देवव्रत जी, हाँ जब जी। 26 नवंबर को हमने कार्यक्रम किया था प्रधान जी ने अच्छा। जाट धर्मशाला में। अच्छा। उसके बाद उनकी प्रेरणा से हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी गुरु नानक देव जी प्राकृतिक खेती कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है। क्या तो बात है। जिसमें हम अबड़ासा के फार्मर्स को जोड़ के हाँ हम जी। प्राकृतिक तरीके से खेती शुरू किया है। अच्छा। जो आपको हमने दिखाया भी था, हमने हाँ, विजिट किया हाँ, लास्ट जी, में। जी। आचार्य देवव्रत जी, तो वो बता के गए थे हमारे को इधर कि ऐसे ऐसे करो, ये यूरिया से डीएपी से पीछा छुड़ाओ। तो वो सब हमारे को समझा के गए, बता के दिए। इधर उन्होंने 2.25 घंटे की हमारे को स्पीच दी। तो वो इधर उसके अंदर फिर हमने ये शुरुआत की है अभी। हाँ, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा दी सभी किसानों ने मिल के अपने, जिससे हमारे को उसके अंदर सब बेनिफिट मिलता रहे। खुद के किसान, उसके सभी किसान इसके बड़ा से गई यहाँ के। जो फसल होती है ना, वो जहर डालने से भी इतनी होती है और इनसे भी इतनी होती है, तो फिर क्यों जहर डालें? हमारे सबके घर पे पशु हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, खुद का गोबर उन्होंने बताया। तो खुद के घर में ही है, तो हमारे को खरीदना क्यों है? इसके लिए हमने ये फिर अभी उन्होंने फार्मूला कराया था, तैयार कर दिया। ये ड्रम है ना जी, इन सब में गौमूत्र है। कुछ शुरुआत की ना, शुरुआत में बहुत ज्यादा चाहिए। अभी तो हम घर पे कर गाय हैं उनसे कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने गौशाला से लिया ये टंकी। इसके अंदर सब मटेरियल मिक्स करके इसमें डाले, फिर इसके अंदर से इसमें चला जाता है ये अपना जो ये बनाया हुआ है। हाँ जी, ये पूरा वो इसके अंदर पूरे में ना वो मिक्सर है, इसमें घोलते रहते हैं, इसके अंदर डालते रहते हैं। कोई कुछ चावल, बेसन, गुड़, गौमूत्र, गोबर सब सामान करके इसके अंदर जाता रहता। फिर इसके अंदर 50 दिन बाद ये खुद देने लग जाता है, इसके अंदर से निकालना शुरू कर देते हैं। इधर से डालते रहो, उधर निकालते रहो, डेली 200 लीटर निकलेगा हर रोज 2 एकड़ का। हाँ, बस बस बस, अब हर रोज 2 एकड़ का इसके अंदर से निकलता रहेगा। ठीक है ना। तो मतलब हम उस अभी प्राकृतिक की ओर बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, बाकी तो सब चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। अब जैसे क्या क्या नए टेक्नोलॉजी आपने शुरुआत एडवांसमेंट आपने अपनी खेती में लेकर आए हैं, क्योंकि एक तो कंपटीशन आने वाले फ्यूचर में बहुत होगा। हाँ जी। ठीक है ना। दूसरा, उपज की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और प्राइसिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि ना तो आपको नुकसान हो और ना लेने वाले को नुकसान हो। फ्यूचर तो जैसे टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो इरिगेशन का बताया था सतपाल जी ने, पटेल साहब ने। हाँ जी। तो जो इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन से किया जाता है, उससे ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एक उसमें पानी कम यूज होता है, उसमें क्वालिटी जो आप ये देख रहे थे यहाँ पे, हाँ, जो जसमेर जी का ये ड्रिप इरिगेशन का ही वो क्वालिटी की वजह से इतनी अच्छा है। हाँ। जो आप वैसे लगाएंगे उसमें इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है। हाँ। तो दूसरा, जो प्राकृतिक हिसाब से जो यूरिया या जहर उससे वो करने से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है आज के टाइम में। हाँ। तो अभी जो टाइम आ रहा है वो प्राकृतिक का ही आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो जो हमने आपको फार्म मॉडल दिखाया था, उस वजह से जो करेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट और अच्छा रेट और सब और मिलेगा। क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। तो यही है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसी और जुड़ भी रहे हैं। हाँ। ये कनकपुर गांव से जो है, ये तो पहले जुड़े ही हुए हैं हमारे से, पहले भी ये कर ही रहे हैं पटेल साहब और तो, पर हम भी अभी उस साइड कर रहे हैं थोड़ा। सही है। चलिए, अभी जैसे आपने यूरिया की बात करी, अभी जैसे यूरिया नो डाउट फार्मर्स ट्रेडिशनली अपने प्रैक्टिसेस में यूज़ करते ही हैं। अभी मतलब नैनो यूरिया भी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है फार्मर्स के बीच में, वो है प्रचलित है नैनो यूरिया। तो आप जैसे किसानों को कितना उससे बेनिफिट मिला है? क्या आप लोग अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में नैनो यूरिया का यूज़ करते हैं? क्या उसके रिजल्ट रहे हैं यूज़ करने के बाद उपज में? देखो, नैनो यूरिया का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो एक तो उसमें मतलब जैसे स्प्रे से हम करके ट्रैक्टर का वो बनाया उससे हो जाता है, और उससे यूरिया से बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें। एक तो डायरेक्ट पौधे को उसका यूरिया, नाइट्रोजन या डीएपी का प्रमाण मिल जाता है। तो उससे वो उसका काफी अच्छा रिजल्ट है उससे। मतलब फार्मिंग में आपको काफी अच्छा रिजल्ट अभी यहाँ अबड़ासा के जो किसान है लगभग कर ही रहे हैं, हर एक किसान कर ही रहे हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैडम जी इसमें ये है कि यूरिया आज नहीं तो कल बंद होगा जी। ये आप भूल जाइए कि हमको कंटिन्यू यूरिया मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा। उसका मैं आपको 1-2 उदाहरण बताता हूँ। हाँ। जैसे ही उज्ज्वला सरकार ने उज्ज्वला स्कीम लेके आई, किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि कैरोसिन
मिट्टी का तेल बंद होगा। आज आपको ढूंढने से भी मिट्टी का तेल नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही मैं अपने मेरे निजी विचार है, वैसे ही मैं समझता हूँ जो नैनो यूरिया जो सरकार ने ये ऑप्शन दिया जी। है ताकि आप इस पे आदत पड़ जाए, और जो यूरिया का हम बाहर से देशों से मंगाने पे हाँ। एक बोरी के पीछे हजारों रुपया सरकार को उस पे सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है। और जी। पैसा ठीक है, पैसा एक महत्व की वस्तु है। सबसे बड़ी महत्व की वस्तु ये है कि दूसरा देश अगर हमको ना दे तो उसके लिए ऑप्शन क्या, विकल्प तो होना चाहिए ना कोई न कोई। बिल्कुल। आज सरकार है, जैसे अभी जो रूस का यूक्रेन का युद्ध चालू है, ठीक है, अभी समझो तेल है, हमने जो नेटो के देशों ने या क्या नाम अपना ये जिसको सऊदी देश ने हमको बंद कर दिया, कतर वगैरह ने, तो गैस वगैरह की धमकी देते थे। तो ये तो ठीक है, हमारी लीडरशिप ऐसी थी कि हम रूस से भी तेल ले सके अच्छे दामों में, ठीक दामों में। नहीं तो ये देश, कई देशों आप देखो आज के वर्तमान परिस्थिति में घुटने पे आ गए हैं इकोनॉमी कुछ। मतलब मेरा कहने का मतलब है किसान के साथ साथ एक आदमी को जागृत नागरिक भी होना चाहिए और भविष्य के लिए चीजें सोचनी चाहिए। उस चीज के लिए हम तैयार रहना चाहिए कि आज से 2 या 5 या 10 साल के साथ बाद में जो कुछ हमारे पास समस्या सामने मुंह बाके खड़ी रहेगी, उसका हम किस तरीके से उसका मुकाबला कर सकेंगे। क्या कारण कि हाथ पे हाथ धरने से तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये है कि खेती है नहीं जो एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका जन जन का हर जीव का पेट भरती है। बाकी आप कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, अच्छे कैमरे बनाने, ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर से अनाज नहीं किसी का उत्पादन कर सकते। बहुत ही सही बात कही है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, ये इस पे ध्यान देना चाहिए किसानों को। हाँ। और मैं सबसे आप अपील करूंगा कि आपको अगर ये वहम है कि ड्रिप से एक टपके से खेती नहीं हो सकती, अगर जो भी सुन रहा है हमको, वो कृपया करके आप विजिट करिए। आपको हर चीज, पपीता, नारियल, गेहूं, कपास, अरंडा, मूंगफली और केसरम, अब सब चीज आपको ड्रिप पे अवेलेबल करवाएंगे, दिखाएंगे आपको। आप किसी की कही सुनाई बातों पे विश्वास में, आप एक बार विजिट करिए, तब पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी की क्या कीमत है। टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ सकते, पानी तो है ही नहीं भाई, जल है तो जीवन है, और जल है तो कल है जी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतपाल जी, अभी जैसे हमारे जो फार्मर भाई बंधु हैं जो देखेंगे आप हमारा ये वीडियो देखेंगे, जिनके थ्रू ये वीडियो पहुंचेगा हमारे चैनल के थ्रू, तो उनको आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस, कुछ ऐसे सुझाव देना चाहिए कि वो अपनी खेती को किस तरह से बढ़ाएं, अपने उपज की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करें, उसके बारे में अगर आप थोड़े सुझाव अगर हमारे मैडम, मेरा ये सुझाव रहेगा। पहली बात तो ये है, जिस भी इंसान ने किसान के घर जन्म ले लिया है ना, या ये समझ लो वो संघर्ष करने के लिए हुआ है। इसमें कभी भी आप मतलब जो नेगेटिविटी है ना, नकारात्मक सोच आना ही नहीं चाहिए आपको। आपकी भविष्य बहुत उज्जवल है, और खेती ही भविष्य है देश का, खेती ही बसा सकते हैं। मतलब जैसे हमारे ये आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात, इन्होंने बहुत बड़ी प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा मिशन लिया है, और इसको को आधुनिक सबको आना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने बताया है हम उसके लगातार उनको सुनते रहते हैं, वहाँ भी सुनने जाते हैं। यहाँ भी हमारा नसीब था कि जाट धर्मशाला में यहाँ प्रोग्राम आचार्य जी का रखा था। उन्होंने भी पूरा डिटेल बताया है कि प्राकृतिक खेती का फायदा। दूसरी बात ये कि प्राकृतिक खेती को साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी चीज है। अभी हम मेरे घर पे अगर मैं मेरे फार्म में गेहूं बनाता हूं, जाहिर सी बात है मैं 3 से 4 थैला प्रति एकड़ यूरिया का डालता होगा, और मैं चाहता मैं ये हूं कि मेरे को एमपी का गेहूं बिना खाद वाला मिल जाए। तो ये कहाँ तक जायज है जब हम खेती में यूरिया डाल रहे हैं और उपेक्षा करते हैं कि हमारे को ये चीज नहीं मिले। आज जो बीमारियां है, जो गुड्डा दर्द है, डायबिटीज है, और क्या नाम अपने कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपको तो पता होगा, अभी एक ट्रेन तो स्पेशल भटिंडा से वो बीकानेर के लिए जाती है, कैंसर एक्सप्रेस। ऐसा नहीं है कि कोई जनरेशन में कुछ हो गया। आपका जो केमिकल है, शरीरों के अंदर जो केमिकल है, कोई भी फसल ऐसी है कि उसको केमिकल के बिना हो ही नहीं सकती। ये एक मात्र एक जो आचार्य जी बता रहे हैं, प्राकृतिक खेती एक वही एक ऐसी चीज है, आप उससे निरोग भी रह सकते हैं और अपना पालन भी कर सकते हैं। और देश की जो भरपाई है किसान के जुम्मे जो आई है, भाई हम अन्नदाता जिसको बोले जाते हैं, उस पर भी हम अच्छी तरह से फोकस करके देश का पेट भर सकते हैं। क्योंकि अनाज तो पैसा है,
पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, अनाज नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। क्वालिटी मेंटेन मतलब प्राकृतिक खेती से ही हो सकता है। मेरे सुझाव रहेगा कि आप धीरे धीरे अपने मन में से ये चीजें निकालो, किसान का साथ दो, और कोई आंदोलन करना या लड़ना वो समस्या का हल नहीं है। ये आप पॉजिटिविटी रखिए, आपके दिन बहुत अच्छे हैं, भारत का उज्जवल भविष्य है। किसान के घर में पैदा होके धरातल पे आप रहिए। आप कितने बड़े, मैं ये नहीं बोलता कि आप नौकरी मत करो, सर्विस मत करो, IPS IAS कुछ भी बनो, लेकिन मैं एक सुझाव दूंगा कि आप धरातल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप धरातल से ही आपका जो पहला पगथिया है ना, वो किसान है। किसान से निकल के ऊपर आप जाते हैं। किसान को प्लीज कभी ना भूलिए। किसान एक ऐसा है जो आपको पता भी होगा 2020 में जो कोरोना चला था, इस इकोनॉमी इस देश की किसानों ने ही रोका था। बाकी सब चीज पैसे से मिल सकती थी। अब ये सरकार कितने दिन आपको फ्री है, अपने आप को जागिए, अपने आप को जगाइए, और अभी भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा तो यही आपसे सबको संदेश नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप किसान के साथ खड़े रहिए और खेती करिए, अच्छी तरह से करिए, टेक्नोलॉजी से करिए, आप निश्चित तौर से उसमें सक्सेस होंगे। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे कि कोठाड़ा के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, कोठाड़ा के आसपास अब दासा तालुका के सभी आपके किसान भाइयों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, अगर आप हमारी सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहें। मैं सरकार को ये सुझाव दे दूंगा, जो हमारी मूल समस्या है किसानों की, जो हरियाणा पंजाब से आए हुए हैं, ये कुछ समस्याएं 2010 के बाद आई हैं। टेक्निकल बोलो या परप्रांतीय बोलो या कोई मतलब बाहर से, ये सरकार ने 2010 के बाद, ऐसा सरकार का मेरे हिसाब से कोई प्रोसीजर भी नहीं होगा। पहले 100 मोटो के हिसाब से कलेक्टर ने कुछ आयोजन किए, तो उसमें बिना कोई कानून से, और उसने 100 मोटो में न जैसे नाम देख के, जैसे बादल भाई चौधरी लगा, अभी इनके जैसे गुरप्रीत सिंह सिख लगा, ऐसे नाम का सिलेक्शन करके और कुछ जमीनों को उसने फ्रीज कर दिया, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं यथावत स्थिति। आप उसको बेच नहीं सकते, आप उस पर लोन नहीं ले सकते, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। यथावत स्थिति मतलब जैसा है ऐसा ही, हाँ, ले वो टेम्पररी बेस पे लगाया है, और वो आज दिन तक चालू है। फिर धीरे धीरे सरकार का जो खाऊ पात्र जो अधिकारी थे, उन्होंने धीरे धीरे हमारे को परेशान करने लगे। हम सरकार के पास भी गए, सरकार ने भी हमारी अच्छी मदद की, और मोदी साहब ने भी हमारी बहुत अच्छी मदद की। उसने बार बार जाहिर स्पीच में भी वो बोलते हैं कि किसान को जाने का जरूरत नहीं है, और आज दिन तक भी हम सरकार के उस आश्वासन पे और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे आज तक हमारा जो केस चालू है। हम 2012 में गुजरात हाई कोर्ट से जीत के, फिर हम तो जीत गए थे, फिर गुजरात सरकार उसमें हार गई थी। गुजरात सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा अंडर ट्रायल चालू है। अभी हम तो ये अपेक्षा करते हैं हर जनमानस से कि हमारे पक्ष में ये डिसीजन आए, ताकि हमारे नस्ल और फसल हम दोनों बचा सके। क्योंकि हम देखो, कई परिस्थितियां मैडम जी ऐसी होती हैं कि हम हैं, जैसे हम एक्चुअली में भी गुजराती हो चुके हैं, अभी हम अगर वापस जाएंगे तो वहाँ भी हम सेट नहीं हो सकते, माहौल में सेट नहीं होते, क्योंकि आप अभी इतने सालों से यहाँ पर हैं, 35-40 साल से जब यहाँ रह रहे, सर्कल यहाँ है, बच्चों का जन्म यहाँ का। अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मिलिट्री में हैं, उनका जन्म यहीं का है, वो मिलिट्री में अपनी सेवा दे रहे हैं। हम किसान हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं भी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप औरों को मत आने दो, मैं हम कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हरियाणा पंजाब बेस ना आने दो, बिल्कुल नया कानून बनाए। लेकिन जो आ चुके हैं आदमी, चाहे वो 1965 में आया, चाहे 1970 में आया, 1990 में आया, 1990 में आया, 70 में आया, जो भी आया। और देखो, इसमें 2 कैटेगरी होती है मैडम जी। पहले जो 1965 की आप बात कर रहे हैं ना, वो अपने इंग्लिश में बोलते हैं लाटमेंट, और अब गुजराती में बोलते हैं उसको सांथनी। सरकार द्वारा दी गई थी 40-40 या 50-50, जो भी गुरप्रीत भाई अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों ने बिक्री से भी जमीन लिया है, दस्तावेज से, बिल्कुल कायदेसर के स्टाम्प भरे हैं, हर चीज को जो सरकार की रिकमेंडेशन दी वो पूरा किए हर चीज को। फिर भी मतलब आज कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझो, देखो ये हमारे मकान सादे हैं, हम इसको RCC नहीं कर सकते। हम यहाँ खेत में, यहाँ ये जो पानी का स्टॉक करते हैं, इसको टैंक बोलते हैं, यहाँ की भाषा में होज बोलते हैं। अब ये भी हमें RCC नहीं बना सकते, क्योंकि वो टुपके वाला डर हमारे ऊपर है। अभी आज हम समझो यहाँ लाखों रुपए का इन्वेस्ट करें, मकान बनाएं, बच्चों का भविष्य क्या, कदा कुछ भी हो जाए, मतलब ये डर हमेशा बना रहता है। जब तक सरकार
या अथवा तो सुप्रीम कोर्ट हमारी फेवर में डिसीजन नहीं देता तो इसमें, और एक सबसे बड़ी बात है इसमें कोई एक सतपालगिरी अकेला प्रभावित नहीं होगा, इस पे हजारों आदमी, हजारों परिवार इसमें उसके ऊपर इफेक्ट होगा। इस जी। मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आए, देखो वो सरकार को मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है, सरकार के ऊपर भी लागू होता है। जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आए, प्लीज मेहरबानी करके किसानों को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि जो लोकल अफसरशाही है वो उम्र के बहुत तंग करती है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अभी जैसे मेरी ज़मीन है, अभी मेरी ज़मीन, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और मैं चाहता हूँ मेरे बेटों के 2.5 एकड़ लगा दूँ मैं। अभी जैसे मैं 2.5 एकड़ अलग खाता करने जाऊँगा तो वहाँ नहीं कर देते। अभी पहले ये 2-4 महीने से ही अभी समस्या चालू हुई है, पहले ऐसे कोई समस्या नहीं थी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंडर ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट से बड़े सरकार भी नहीं है और हम भी नहीं है। मैं बोलता हूँ चाहे हम हारे या जीते दूसरे नंबर की बात है, और सरकार के वर्तमान परिस्थिति में ये कहना चाहूँगा कि सरकार डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जब आए तब हाल घड़ी में हमारे को तंग नहीं किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कि यहाँ पर कुछ चूक रहा है डेवलपमेंट में, सबसे बड़ी डेवलपमेंट की यहाँ कमी है नर्मदा का पानी की। यहाँ हाँ, नर्मदा का पानी जब तक नहीं आएगा तब तक किसान सदर नहीं होगा, क्योंकि खेती का खर्च दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी गुजरात में क्या है कि जहाँ नर्मदा का पानी भी मिलता है और बोर का भी पानी मिलता है, और पूरे गुजरात में एक ही कैटेगरी लागू है किसान के ऊपर, जो मीटर रीडर बिल बना के जाते हैं, जो उस सरकार ने जो तय किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना ये चाहिए कि जब तक हमको नर्मदा का पानी नहीं मिले हमको उसमें और राहत देने चाहिए। अभी जिसके 5 की मोटर काम करती है, हमारे यहाँ 30 की मोटर काम करती है, बिल उससे जाहिर गुना हम 5 गुना ज्यादा भर रहे हैं, और उसका उत्पादन हमारे से ज्यादा आ रहा है, हमारा उससे कम आ रहा है, लेकिन लागत हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे को बेनिफिट जो होता है वो कम होता है। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, ये गुड़ रखड़ एक भाव नहीं होना चाहिए, ताकि तब तक पानी नहीं आए तब तक राहत देनी चाहिए सरकार को। अच्छा, अभी चलिए थोड़ा सा हल्के फुल्के सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ आपकी पसंद मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, गेहूं का रोटला या मक्के की रोटी? ये देखो, गेहूं नहीं तो भविष्य के लिए अच्छी है, हाँ। और नहीं शरीर के लिए अच्छी है, क्योंकि गेहूं के साइड इफेक्ट भी है। अभी जो सरकार ने, मोदी साहब ने एक मिशन छेड़ा, गैलेट बोलते क्या बोलते, मिलेट, हाँ। हमने वो यूज कर दिया है। अभी एक टाइम बाजरे की रोटी हम खाते ही हैं। अच्छा। मक्का भी खाते हैं और बाजरे की रोटी फर्जियात है। अच्छा। या खिचड़ी हो, हाँ। या बाजरे की खाती हैं तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। अच्छा। हाँ जी। चलिए, अच्छा, सरसों का साग या सेब टमाटर की सब्जी? सरसों का साग, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, उसमें तो आप उसमें प्रश्न पूछो ना पूछो, तो सबकी चॉइस है। अच्छा, भंगड़ा या गरबा? दोनों चीज दोनों ही खूब एंजॉय करते हैं आप? बिल्कुल, हम खुद भी इनके साथ में सीखे हैं। हाँ, पुरुषोत्तम भाई तो नहीं, हम साथ में, ये पड़ोसी भी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमारे मैडम जी आपकी जानकारी के लिए बताएं, हमारे बेटों की और बेटियों की जन्म यहाँ का है। हाँ। वो बहुत अच्छा गुजराती खाना बनाती है और बहुत अच्छा गुजराती गरबा भी खेलती है। अच्छा। और बहुत अच्छा, मतलब अभी जैसे मेरी बेटियों की शादी हमने हरियाणा में की है। हाँ। तो वो हमारी जन्मभूमि है। हाँ। ये हमारी कर्म भूमि है, हम कम किसी को आंक नहीं सकते। हाँ। दोनों का अपने अपने जगह पे वजूद है और रहना चाहिए। इसने बहुत कुछ दिया है हमारे को, इसको भी नहीं भूल सकते। सही बात है। नहीं तो हम सरसों का साग पसंद करते हैं, और उसमें भांगड़ा भी और गरबा दोनों एंजॉय। चलिए, बढ़िया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत आपका भी धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के आए, आपका विशेषकर आप लोगों से बात करके हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, और हमने खुद देखा है यहाँ का डेवलपमेंट, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इसको आज 1966 से आज 2024 में यहाँ तक इसको पहुँचाया है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का स्वागत है, और धन्यवाद आपका, आभार आपका, और हम आपसे करते रहेंगे कि इतनी दूर से चल के आए आप स्टोरी